rotate your phone. डल है ना? हेलो, ओके। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रिया देशमुख। आज मुझे आप सबके सामने लाइव आना था सैटरडे को आज 3 बजे। सो एज प्रॉमिस्ड मैं लाइव आई हूँ आपके कुछ हेयर और स्किन रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन्हें आंसर करने के लिए। सो हमने जब ये पोस्ट हमने किया था कुछ दिन पहले कि अगर आपको कोई हेयर या स्किन से रिलेटेड कोई अगर तकलीफ है तो आप उस रिगार्डिंग हमें क्वेरीज भेज सकते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो उस हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो मैं वेट करूंगी जब तक आप मुझे कोई क्वेश्चंस अगर आप भेज सकते हो तब तक हमारे जो डीएम पे या हमारे पर्सनल मैसेंजर पे जो भी मैसेजेस आए हैं उनको मैं क्वेरीज को एक के बाद एक सॉल्व करूंगी। सो हमें कुछ क्वेश्चंस आए थे। एक सवाल मुझे पूछा है समरीन ने। उन्होंने मुझे पूछा है कि क्या कोविड-19 में हम स्किन ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। सो समरीन, आपके क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोविड-19 में जो कुछ ट्रीटमेंट्स है जो जैसे स्किन के है वो हम कर सकते हैं जो कि सेफ है इस टाइम पे करने के लिए। जैसे हेयर में अगर हमको पीआरपी ट्रीटमेंट करना है तो वो हम कर सकते हैं। अगर हमें स्किन में ट्रीटमेंट करानी है जिसमें हमें पिंपल्स है या एक्ने है या पिगमेंटेशन है तो उस रिलेटेड अगर हमें पील्स करने हैं या कोई लेजर प्रोसीजर करना है तो वो भी हम सेफली कर सकते हैं। लेकिन स्किन ट्रीटमेंट्स कोविड में करते वक्त एक ऐसी जगह चुनना बहुत जरूरी है जो सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। तो प्रिकॉशंस बहुत ही अहम है कोविड-19 में। पेशेंट्स के ऊपर मास्क होना कंपलसरी है और जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उन्होंने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या जिसे पीपीई कहते हैं वो पहनना बहुत जरूरी है। तो ये सब अगर प्रिकॉशंस हम लेते हैं तो स्किन ट्रीटमेंट्स कोविड-19 में भी करना सेफ है। थैंक यू समरीन। आई होप मेरा जवाब आपको यूजफुल रहा है। हम और एक क्वेश्चन लेते हैं तब तक। हमें अतुल ने पूछा है कि वाई डू आई हैव एक्सेसिव एक्ने? आई वॉश माई फेस रेगुलरली, आई मॉइस्चराइज इट ट्वाइस अ डे, बट स्टिल आई हैव लॉट ऑफ एक्ने। ओके, सो अतुल, आपने इसमें आपका एज मेंशन नहीं किया है, बट अगर आपका एज मान लीजिए 15 साल से लेके 25 साल के बीच में है तो इस उम्र में एक्ने या पिंपल्स ये काफी अग्रेसिव होते हैं। तो क्योंकि इस उम्र के दौरान हमारा जो हमारी हार्मोन सिस्टम है वो मैच्योर हो रही होती है। सो इस दौरान पिंपल्स आना ये एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं और वो काफी मार्क्स छोड़ रहे हैं या एक्ने स्कार्स छोड़ रहे हैं तो इसके लिए हमें ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। सो अगर रेगुलरली फेस वॉश करने से या ये सब करने से भी आपके पिंपल्स अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ क्रीम्स है या कुछ दवाइयाँ है जो आपको बहुत फायदेमंद हो सकती है जिस वजह से पिंपल्स आपके बहुत कम होके आपको राहत मिल सकती है और जो पिंपल्स मार्क्स छोड़ जाते हैं उसमें भी आपको काफी राहत मिल सकती है।
लेकिन आप फिलहाल ऐसा कर सकते हैं कि आप एक फेस वॉश चुनिए जिसके अंदर थोड़ा सैलिसिलिक एसिड का कंटेंट हो, या तो 1% या तो 2% कंटेंट अगर सैलिसिलिक एसिड का हो तो वो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट आप दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश कीजिए, तो उसमें आपको पिंपल्स में काफी रिडक्शन महसूस होगा। लेकिन अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मेरी ये सलाह है आपसे कि आप आपके पास से जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनकी आप सलाह लेके आप ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए। हमें लाइव पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। बतुल हमें पूछ रही है कि आई हैव वेरी लाइट व्हाइट स्पॉट्स ऑन माई चीक्स एंड बैक, इज इट समथिंग सीरियस? ओके, सो बतुल, बेसिकली व्हाइट स्पॉट्स आना आपके फेस पे या आपके बॉडी पे, तो व्हाइट स्पॉट्स जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। कई बार जो है व्हाइट स्पॉट्स सेंसिटिव स्किन में आ सकते हैं। कई बार व्हाइट स्पॉट्स जो है हमें अगर पेट में हमारा डाइजेस्टिव इशू है, अगर हमारा पेट साफ नहीं होता है डेली बेसिस पे, या हमें कोई वर्म्स की शिकायत है, तो उसके चलते भी आपको जो है व्हाइट स्पॉट्स आप फेस कर सकते हो फेस के ऊपर। दूसरी चीज है, आप जो रेगुलरली आप जो फेस वॉश यूज कर रहे हैं या आप जब मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं उसको परखिए। अगर कहीं उससे आपको कोई इरिटेशन या उससे आपकी स्किन अगर ड्राई हो रही है तो आपको थोड़ा सा माइल्ड फेस वॉश यूज करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत स्किन जब ड्राई हो जाती है तब भी आपको व्हाइट स्पॉट्स या फेस पे जो अनइवन स्किन टोन दिखता है ये होने का चांसेस रहते हैं। और अगर बतुल आपका ये व्हाइट स्पॉट्स का जो इशू है अगले 15-20 दिन में अगर ठीक नहीं होता है, मान लीजिए फेस वॉश या मॉइस्चराइजर चेंज करने के बाद भी, तो डेफिनेटली आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए, सो दैट अगर कुछ और है तो वो सॉल्व कर सकते हैं आपकी कुछ तकलीफ। ओके, भूमि, हेलो भूमि, भूमि is asking me, wanted to know how can I prevent my skin from aging? Okay, so भूमि, एंटी एजिंग अगर हमें करना है तो एंटी एजिंग जो है हमारी जो कोशिश होती है कि हमें हर एक जन चाहता है कि हम हमेशा जवान दिखे, हमें किसी को अपनी उम्र का नहीं दिखना है। सो जब हमको स्किन केयर जब करना होता है तो स्किन केयर की शुरुआत जो है वो बहुत पहले से होनी चाहिए। जैसे हम जब 12-13 साल के होते हैं और हमें थोड़े से पिंपल्स आने लगते हैं, या हम जब धूप में काफी हद तक निकलना शुरू करते हैं, तो तब से हमारी जो स्किन है वो एनवायरनमेंट पे, या धूप हो गई, धूल मिट्टी हो गई, इन सब चीजों में बहुत एक्सपोज रहती है। तो हमें अगर कोई एंटी एजिंग चीजें हमें स्टार्ट करनी है तो सबसे बेसिक होता है एक अच्छा फेस वॉश चूज करना अपनी स्किन के लिए। सो फेस वॉश जो होता है वो हमारे स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस तरह का फेस वॉश चूज करें। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमें थोड़ा फोमिंग टाइप का या ऐसा फेस वॉश चूज करना है जिसमें कुछ हद तक सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड, ये हमारे फेस वॉश में इंग्रेडिएंट्स होना जरूरी है, ताकि वो रेगुलर बेसिस पे जो है हमारी डेड स्किन निकालते रहे हमारे फेस की। इस तरह का फेस वॉश ऑयली स्किन को बहुत अच्छे से सूट करेगा। अगर आपकी फेस स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो हमें ऐसा फेस वॉश चूज करना है जो कि स्किन को बहुत ड्राई ना करे। तो सेटाइल अल्कोहल या स्टेराइल अल्कोहल, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये जिस फेस वॉश में होते हैं वो फेस वॉश आपके लिए आइडियल रहेगा। और एक बार हमने फेस वॉश चूज किया तो हमें हमारी स्किन को जरूरत होती है मॉइस्चराइज करने की भी उतनी ही जरूरत होती है। सो मॉइस्चराइज करना स्किन को कम से कम दिन में 2-3 बार, ये भी जरूरी होता है। उसके अलावा एंटी एजिंग क्रीम्स जो है वो बहुत सारे हैं मार्केट में, और हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हमने कौन सी एंटी एजिंग क्रीम यूज करनी है। सो
एंटी एजिंग क्रीम जो है वो हर उम्र के लिए अलग होती है। तो आप अगर आपके 20s में हैं तो एंटी एजिंग क्रीम अलग होनी चाहिए। तो अगर आप अपने 20s में हैं तो एंटी एजिंग में आप विटामिन सी सीरम आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। रेगुलर यूज ऑफ सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। अगर आप 20s या 30s में हैं और आप चाहते हैं कि आपका एंटी एजिंग आप कुछ शुरुआत करें खुद के लिए, सो सनस्क्रीन्स बहुत सारे हैं मार्केट में, आप चूज कर सकते हैं एक दो जो आपके स्किन को सूट करता है, उस हिसाब से आप सनस्क्रीन स्टार्ट कर सकते हैं। और विटामिन सी सीरम अच्छा है। अगर आप 20s 30s में हैं तो आप एक अच्छा सा विटामिन सी सीरम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको अगर फाइन लाइंस या थोड़े से धब्बे, अनइवन स्पॉट्स अगर शुरू हो रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज हम कर सकते हैं वो है कि अगर एज जब 30s या 40s में जाने लगता है तो सिर्फ प्रोडक्ट से हम एंटी एजिंग नहीं कर सकते। उस टाइम पे हमको जो एंटी एजिंग है उसके लिए थोड़ा सा एक स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो झुर्रियां है जो है वो थोड़ी डीप होने लगती है और जो चेहरे के कुछ हिस्से हैं वो हमें थोड़े से लूज लगने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें स्किन टाइटनिंग की जरूरत है। तो ऐसे टाइम पे डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत रहती है, क्योंकि आपको मेडिकेटेड क्रीम्स की जरूरत पड़ने वाली है। और कुछ ट्रीटमेंट्स है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स है, जैसे हम बॉट्युलिनम टॉक्सिन एक ट्रीटमेंट होती है, एक डर्मल फिलर्स करके एक ट्रीटमेंट होती है। मैं कई बार हमारे पेज पे वीडियोस अपलोड करती हूँ जिसमें हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि बॉट्युलिनम टॉक्सिन और डर्मल फिलर्स का क्या रोल होता है एंटी एजिंग में। आप भूमि डेफिनेटली आप वो वीडियोस देखिए हमारे वीडियो गैलरी में या हमारे वेबसाइट में, आपको और डिटेल में उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बॉट्युलिनम टॉक्सिन और डर्मल फिलर्स के मदद से हम एजिंग को काफी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। हम एक इंसान को ऑलमोस्ट 10 साल यंग या जवान बना सकते हैं उन ट्रीटमेंट से। लेकिन उनकी जरूरत है या नहीं है, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो डेफिनेटली आपको इस बारे में हेल्प कर सकते हैं। चलिए तो हम और क्वेश्चंस लेंगे। भूमि का क्वेश्चन हो गया है, एक है पीयूष वाघ हमें पूछ रहे हैं कि he is having a lot of dandruff issues as well as back acne and I feel like they multiply every day. What can I do about it? Okay, so Piyush, if you have back acne, you should definitely use a cream containing benzoyl peroxide. So this cream will you have to apply it every night before bedtime. Preferably आप नहा के या after bath you need to apply this cream on your back. Back acne are that way pretty tough to treat. So in case the cream doesn't help you, you can come down. We can help you getting rid of them. कई बार बैक एक्ने जो है वो बहुत स्टबर्न मार्क्स छोड़ जाते हैं। तो जब बहुत स्टबर्न मार्क्स रहते हैं तब उसके चलते हमें कोई क्रीम्स यूज करने पड़ते हैं जिससे वो मार्क्स जो है निकल जाए। बट पीयूष, अगर आपको डैंड्रफ भी है उसके एसोसिएटेड, तो आप एक अच्छा सा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कीजिए। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने का एक तरीका होता है, देयर इज अ स्मॉल ट्रिक दैट यू नीड टू यूज। एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने से पहले आप अपने बाल जो है वो नॉर्मल शैम्पू से पहले धो लीजिए। उसके बाद वार्म वाटर में एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिक्स करके आप स्कैल्प पे उसको मसाज कीजिए। उसका जो फोम है या उसका जो झाग है वो आप उसको रहने दीजिए 2 to 3 मिनट्स और फिर आप उसको रिंस कर दीजिए। तो ये सही तरीका होता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने का। आई एम श्योर ये तरीका यूज करके आपको आपके डैंड्रफ में लंबे समय तक आपको राहत मिलेगी। एंड आप एक होम रेमेडी भी कर सकते हैं पीयूष। वो होम रेमेडी ऐसी है कि आपको नॉर्मल मार्केट में मुल्तानी मिट्टी मिलती है। सो ये मुल्तानी मिट्टी आपको लेनी है थोड़ी सी, और उसके साथ थोड़ी सी मेहंदी पाउडर मिक्स करनी है।
उसको मिक्स करके आप उसको वाटर में मिलाइए और उसका पेस्ट जो है वो आप आपके स्कैल्प में लगाइए। उसका स्कैल्प में पेस्ट लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक उसको उसमें रखिए एंड देन आप वॉश कर दीजिए प्लेन वाटर के साथ। ये होम रेमेडी आपको मदद करेगी, आपका जो स्कैल्प का ऑयलीनेस है वो बहुत अमाउंट में घट जाएगा आपका। सो ये आप जरूर ट्राई करिए और डेफिनेटली हमें बताइएगा कि आपको रिलीफ मिला या नहीं मिला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हितेश सोलंकी। हितेश, he is asking me how can I treat my discoloration. हितेश, आई नीड यू टू बी मोर स्पेसिफिक कि आपको ये डिस्कलरेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है, आपके फेस पे है, आपके बॉडी पे है, और ये डिस्कलरेशन ऑटोमेटिकली आया है या आपको कुछ चीजें हुई थी उसके बाद ये आपको डिस्कलरेशन आया है। सो इफ यू कैन गिव मी अ मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट बेटर. Till that time, we'll take the next questions, which is of Jay Zunnarkar. He is asking me, is it fine to take vitamin E oil capsule internally? It was suggested by someone for anti-aging skin and other benefits. Is it fine to take it internally? Okay, Jay, vitamin E oil capsules are good for skin. But you need not take them every day for a year or so. So vitamin E can be taken for around 3 months in a year. You can definitely do that because that much is enough to give you those anti-aging and antioxidant benefits. But it's not only vitamin E which is important for anti-aging. There are other vitamins also which are very important, जिसमें आप anti-aging not only for your skin but for your entire body. So एक multivitamin capsule भी आप खा सकते हो. एवरी ईयर आप 5 to 6 months एक मल्टीविटामिन कैप्सूल कंज्यूम कर सकते हो. इट विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एंटी एजिंग बेनिफिट्स फॉर यू. Okay, so we'll go for next question. Okay, so Hitesh has replied. Hitesh says that the discoloration has come on its own. ओके, सो हितेश, अगर आपका डिस्कलरेशन जो है वो अपने आप आया है आपके स्किन के ऊपर, तो हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी. जैसे आपका सन एक्सपोजर कितना है ऑन एन एवरेज. अगर आपका सन एक्सपोजर, अगर धूप में कई बार बहुत बार निकलते हैं तो आपको एक अच्छे सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना चाहिए. एक अच्छा सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करेगा, टैनिंग में प्रोटेक्ट करेगा, और आपको जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ना बंद हो जाएगा. ऑल्सो अगर आपको डिस्कलरेशन है तो आप विटामिन सी सीरम आप यूज करके देखिए. अगर विटामिन सी सीरम आप 1 month यूज करके देखिए, अगर आपको उसमें कोई डिफरेंस लगता है. अगर आपको डिफरेंस नहीं लगता है तो यू डेफिनेटली नीड अ कंसल्टेशन, बिकॉज बिना स्किन देखे बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ रिकमेंड करना. लेकिन अगर आप सनस्क्रीन रेगुलरली यूज करते हैं और एक विटामिन सी सीरम अच्छे से यूज करते हैं तो मुझे लगता है काफी हद तक आपको थोड़ा डिफरेंस तो आना चाहिए आपके डिस्कलरेशन में. सिद्धेश इज आस्किंग मी व्हाट टू डू फॉर बियर्ड ग्रोथ. Siddesh, you need to tell me in detail, in the sense beard growth. Do you mean you want to do beard shaping? Because if you want to do beard shaping, तो beard shaping आजकल बहुत जो पुरुष है उनको beard shaping की जरूरत पड़ रही है, because एक स्पेसिफिक पैटर्न या स्टाइल में बियर्ड रखने का फैशन है. सो जिन एरियाज पे बियर्ड ग्रोथ होती है लेकिन उनको डेली जो है उसको ट्रिम करना होता है या डेली उसको शेव करके एक शेप मेंटेन करना होता है. सो कई बार जो है मेल्स हमारे यहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि हमें ये पोर्शन ऑफ बियर्ड है वो हमें निकालना है परमानेंटली. तो अगर ऐसी आपकी कोई शिकायत है तो आपको लेजर की जरूरत है. तो आई परफेक्ट में यहाँ पे हम डायोड लेजर यूज कर सकते हैं. वो लेजर अगर आप उसकी 6 सिटिंग्स लेते हो तो आप जो अनवांटेड एरिया है आपके बियर्ड में वो एरिया हम परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं, ताकि आपको जिस शेप में आपको बियर्ड चाहिए वो आपकी बियर्ड जो है उसी शेप में ग्रो होती रहेगी. सो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू हैव एनी एक्सेस अनवांटेड हेयर इन योर बियर्ड.
Okay. Okay. Nilima. Hi, Nilima. So Nilima is a friend of mine. Thank you, Nilima, for watching me live on FB. Um, so Nilima is asking me, what do you suggest for small kids under eye dark circles? Uh, Nilima, if you can share a photo of your child with me, I'll be able to help you out better. But generally what happens is many children, they have a condition called atopic dermatitis. Atopic dermatitis is a sensitive skin disorder. So generally kids who have atopic dermatitis usually will have bit of dark circles. Not only dark circles, they will also have dark skin on their neck, in their underarms, and they will generally have a little uneven skin on their body. So in case your child is having atopic dermatitis or any allergic skin disorder, that needs to be treated well. So Nilima, what I would suggest you is go for a very good moisturizer and moisturize the skin very well, because at the age of 5 years, dark circles is definitely not because of any kind of pigmentation. It is just because maybe the child, your child is having little dry skin. If you moisturize the skin 2 to 3 times a day properly, I think he should have good relief in his dark circles. Okay, thank you so much all of you for so many questions. Okay, Adarsh Patil is asking me, my newborn baby has really dry skin. What causes this and what can I do? Okay, Adarsh, आपण मराठीत बोलूया. छोटंसं बेबी आहे तुम्हाला, ज्याच्यामुळे तुम्हाला हा क्वेरी पडली आहे. सो बेबीजची स्किन कधी कधी ड्राय असते, तर बेबी स्किनसाठी तुम्ही एक सोप वापरू नका. तुम्ही एक बेबी वॉश वापरा, कुठला पण, बरेच मिळतात मार्केटमध्ये. असा बेबी वॉश वापरा जो सेन्सिटिव्ह स्किनसाठी बनलेला आहे, जर का तुमच्या बेबीची स्किन ड्राय असेल तर. आणि तुमच्या मॉइश्चरायझर्समध्ये तुम्हाला 2-3 नावं मी सांगते. सेटॅफिल मॉइश्चरायझिंग लोशन चांगलं आहे, नंतर वेनुशिया मॅक्स लोशन चांगलं आहे. ह्यातलं कुठलंही लोशन तुम्ही वापरा. तुमच्या बेबीची स्किन जी आहे ते या लोशननी मसाज करा, तुम्हाला खूप डिफरन्स वाटेल. आणि बाळाला अंघोळ घालताना खूप गरम पाणी नाही वापरलं तर जास्त चांगलं आहे, कारण एक वॉर्म वॉटर इनफ आहे. आणि खूप रिगरस साबण लावून किंवा खूप त्याचा फेस करून सुद्धा स्किन ड्राय नाही करायची आहे. माइल्ड अगदी सोप लावून, अगदी थोडंसं त्याला लावून, सोप काढून टाकून, आणि बेबीला ड्राय केलं टॉवेलनी की मॉइश्चरायझर लावा पूर्ण बॉडीला, आणि दिवसातनं 2दा मॉइश्चरायझर लावा. म्हणजे तुमच्या ड्राय स्किन तुमच्या बेबीला असेल तर ती ड्राय स्किन बऱ्यापैकी चांगली होईल. Arth Patel is asking me, I have dark circles and fine lines and under my eye area, and my face looks dull. Please can you suggest any anti-aging or skin glowing cream? Okay, Arth, basically if you have dark circles and fine lines which are coming under your eye, you really need to you need to see what all products that you're using. I don't know your age, but if you are starting to having fine lines under your eyes, you need to get them treated, because under eyes के अराउंड जो हमारी स्किन होती है वो बहुत पतली होती है. सो हमारे फेस में या हमारे स्किन में अगर कोई भी चेंजेस आने लगते हैं तो सबसे विजिबल हमारे आंखों के आसपास नजर आते हैं. तो अगर आपका एजिंग प्रोसेस अगर चालू हो गया होगा तो आपको सबसे पहले फाइन लाइंस जो है वो आपके आंखों के करीब नजर आएंगे. आप क्रीम्स में मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर ड्राई स्किन का इशू है तो आप एक मॉइस्चराइजर अच्छा सा खरीद ले बाहर से मार्केट में, और एक विटामिन सी सीरम आप लगा सकते हो आपके अंडर आईज में और आपके फेस के ऊपर. और आप एक कोजिक क्रीम ट्राई कर सकते हो आपके अंडर आईज में. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर डार्क सर्कल्स.
अगर इन सब से भी अगर नहीं जाता है तो यू कैन डेफिनेटली विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड यू कैन गेट ट्रीटमेंट फॉर योर फाइन लाइन्स एंड डार्क सर्कल्स. ओके. आम्रपाली मला विचारते आहे की मला खूप हेअरफॉल होतोय, सो काय सजेस्ट कराल? ओके. आम्रपाली, you'll be surprised to know आम्रपाली की लॉकडाऊनमध्ये खूप लोकांना हेअरफॉल झाला. इन द सेन्स खूप सारे पेशंट्स, आम्ही खूप ऑनलाईन कन्सल्टेशन्स पण केले आणि खूप कॉमन कंप्लेंट होती ही लॉकडाऊनमध्ये. आणि जेव्हा लॉकडाऊन ओपन पण व्हायला लागला आणि एस्पेशली आता रेनी सीझनमध्ये तर भरपूर लोकांना हेअरफॉलचा इश्यू होतो आहे. सो हेअरफॉलच्या इश्यूमध्ये सर्वात महत्वाचं गोष्ट असते ती म्हणजे आपलं डाएटकडे लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. बऱ्याच लोकांना लॉकडाऊनमध्ये बऱ्याच लोकांनी वेगवेगळे डाएट ट्राय केले. खूप लोकांनी वेट लॉस करायचा प्रयत्न केला. खूप लोकांनी काही जे घटक आहेत जेवणातले ते बंद केले. आम्हाला बरेच पेशंट म्हणाले आम्ही गहू बंद केलाय, बरेच पेशंट म्हणाले आम्ही कार्ब्स बंद करून टाकले आहेत. तर असं काही केल्याने जेव्हा आपण सडन काही एक चेंज करतो आपल्या बॉडीमध्ये त्यावेळेला आपल्याला हेअरफॉल होतो. हा रिॲक्शनरी हेअरफॉल असतो आपण कुठलाही बदल घडवला तर. आणि लॉकडाऊन हा एक खूप मोठा बदल होता आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये, कारण आपण कोणीही अशा प्रकारची सिच्युएशन कधी फेस नाही केली आहे. त्यामुळे त्या लॉकडाऊनच्या स्ट्रेसमुळे सुद्धा बऱ्याच लोकांना हेअरफॉल झाला. तर हेअरफॉल जेव्हा स्ट्रेसमध्ये होतो त्यावेळेला स्ट्रेस ह्याच्यासाठी कारण एक सबकॉन्शियस एक भीती सगळ्यांच्या मनात होती की काय होणार, कसं होणार. बऱ्याच लोकांना जी आहे त्यांची झोप डिस्टर्ब होती. ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे सुद्धा हेअरफॉलचा इश्यू खूप लोकांना झाला. तर हेअरफॉलमध्ये सर्वात पहिले आपण आपल्या डाएटकडे लक्ष द्या. डाएटमध्ये प्रोटीन इंटेक तुमचा चांगला ठेवा. कडधान्य डेली खा, डाळ दही भरपूर प्रमाणात घ्या आणि काही मल्टीविटॅमिन आहे, कॅल्शियम सप्लिमेंट्स आहेत त्या चालू करून बघा. महिनाभर करून बघा. जर का फरक नाही आला तर अवश्य तुम्ही भेटू शकता मला येऊन. आपण तुमचा हेअरफॉल नक्की स्टॉप करायला मदत करू. पण ह्या सगळ्या गोष्टींनी ज्या सजेशन्स मी तुम्हाला दिल्यात त्याच्याने सुद्धा तुम्हाला भरपूर फायदा होईल असं मला वाटतं. ओके. मला जे डीएम मधनं जे प्रश्न आले त्यातला एक प्रश्न आपण घेऊया. ओके. ये सवाल जो है मैं हिंदी में लेना चाहूंगी. मुझे एक जो पार्थ पेशेंट है उन्होंने मुझे पूछा है कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में उनका सवाल है. उन्होंने मुझे ये बोला है कि क्या ये फंगल इन्फेक्शन कभी ठीक हो सकता है? पार्थ, फंगल इन्फेक्शन डेफिनेटली ठीक हो सकता है. फंगल इन्फेक्शन की खासियत फिलहाल ये है कि ये जो इन्फेक्शन है ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है. मतलब पहले जो है नॉर्मल क्रीम्स, इजगार्ड या कैंडिड क्रीम लगा के फंगल इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है. फंगल इन्फेक्शन जो है उसको हमें ऊपर से लगाने के लिए भी मलम लगता है और हमें जो है अंदर से भी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तभी जाके फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है. यहाँ पे आई परफेक्ट में हमारे यहाँ पे 3 to 4 months का ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए. उससे आपको फंगल इन्फेक्शन से राहत मिल जाएगी. और फंगल इन्फेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हाइजीन मेंटेन करना. सो फंगल इन्फेक्शन अगर आपकी जांघों में है, अगर आपके बगल में है या आपके पेट पे है या आपके और कोई पार्ट्स में है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उन एरियाज को ड्राई रखना. जब तक आप उन एरिया को अच्छे से ड्राई नहीं रखते हैं आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक से या बराबर से जाएगा नहीं कंप्लीटली. और अगर गया तो वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. मेरी आप जो भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं FB लाइव पे, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको या आप जिनको जानते हैं वो अगर फंगल इन्फेक्शन से परेशान है, सो फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी नहीं रही है अब कि हम घर बैठे उसको ट्रीट कर सकते हैं. फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अब इफेक्टिव मेडिसिन की जरूरत है जो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है और आप उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराइए.
वरना सालों लग जाते हैं उसको ठीक करने के लिए, अगर आप बहुत टाइम तक उसको इग्नोर करते हैं। और फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है, इट इज पॉसिबल टू ट्रीट एंड क्योर फंगल इन्फेक्शन। The only thing is you have to consult the right doctor and you have to be very regular with your medicines. Okay, I hope that helps. We'll go for our next question. Okay, so Dipali has asked me this question. She's asking me, how often should I exfoliate my skin? So Dipali, thank you for this question. You can exfoliate your skin every week. Once a week you can exfoliate your skin. स्किन पे डेड सेल्स जमा होना एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, और स्किन को एक्सफोलिएट करना एक अच्छी आदत है क्योंकि उस आदत की वजह से आपकी स्किन जो है वो हमेशा फ्रेश दिख सकती है। सो वंस अ वीक आप डेफिनेटली स्क्रब यूज कर सकते हैं घर पे। तो ये स्क्रब जो है आपको एक मिनिमल क्वांटिटी में लेना है और फाइन सर्कुलर मोशन से आपको उसे इस्तेमाल करना है आपके फेस के ऊपर। बहुत रिगरसली मत कीजिएगा, अगर बहुत रिगरस आप करते हैं और कहीं रेड पैच डेवलप हो जाता है तो इशू हो सकता है, इसलिए बहुत हल्के मूवमेंट से आप उसको यूज कर सकते हैं और आप आपकी स्किन को वंस अ वीक एक्सफोलिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which SPF do you recommend for sunscreens? Okay, so sunscreens एक बहुत ही आम सवाल है जो बहुत काफी मुझे पूछा जाता है। so sunscreens एक लिक्विड है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है जब हम बाहर धूप में निकलते हैं, और सनस्क्रीन्स के बहुत फायदे हैं। एक फायदा ये है कि वो हमें टैनिंग से थोड़ा बचा सकता है, कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकता है, सनस्क्रीन लगा के भी आप टैन हो सकते हैं, लेकिन आपका जो स्किन डैमेज है वो नहीं होगा। तो जब धूप हमारे फेस पे गिरती है या हमारे स्किन पे गिरती है तो उसमें धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है वो हमारे स्किन के भीतर जाके डैमेज शुरू कर देता है। सो ये जो डैमेज है इसको रोकने के लिए हम सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारी जो स्किन है वो है इंडियन स्किन। इंडियन स्किन एक पिगमेंटेड स्किन है या स्किन ऑफ कलर है, तो हम नेचुरली प्रोटेक्टेड है काफी हद तक फ्रॉम सन, बिकॉज हमारी स्किन जो है वो ब्राउन शेड की है। बट फिर भी हमें थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है, बट हमें बहुत हाई एसपीएफ की जरूरत नहीं है। इवन एन एसपीएफ ऑफ 20-26 इज गुड इनफ फॉर अस। लेकिन सिर्फ एसपीएफ देखना ठीक नहीं है, सनस्क्रीन्स में दो चीजें देखनी होती है। एसपीएफ हमें एक अंदाजा देता है कि हमारे सनस्क्रीन में नैरो बैंड जो यूवीबी रेज है उससे बचने का सनस्क्रीन में कितना पावर है। सो हमारा जो सनलाइट है वो दो रेस का बना हुआ रहता है, एक यूवीए और एक यूवीबी। सो यूवीबी रेस से हमें एसपीएफ प्रोटेक्ट करता है जो है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और जो यूवीए रेज है उससे हमें प्रोटेक्शन दिलाता है। सनस्क्रीन्स में जनरली बूट स्टार रेटिंग या पीए रेटिंग होता है। सो सनस्क्रीन्स में वो देखना भी जरूरत है। तो जैसे हम एसपीएफ देखते हैं तो 20 या 25 या 26 का एसपीएफ हमें काफी है इंडियन स्किन के लिए। और जब हम यूवीए रे प्रोटेक्शन देखते हैं जो कि ज्यादा हानिकारक है यूवीबी से, तो हमें देखना चाहिए कि क्या आपके सनस्क्रीन में PA++ या बूट स्टार रेटिंग कम से कम 4 का होना चाहिए। तो वो है आपका कंप्लीट ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जो कि आइडियल रहेगा। Amish Pathak is asking me, do you do video consultation? Yes, Amish, we do video consultations. We have started doing that in this COVID pandemic. So you can note down our number, that is 86919 22225. I repeat, 86919 22225. You can contact us on this number and we can do video consultation for you. अक्षता सुर्वे इज आस्किंग मी, डॅन्ड्रफ साठी काहीतरी सोल्युशन सांगा मॅम. ओके अक्षता, डॅन्ड्रफ जर का असेल तर डॅन्ड्रफ साठी एक अँटी डॅन्ड्रफ शॅम्पू वापरायचा आहे.
सो 2-3 नावं आहेत. निझराल शॅम्पू आहे, कॅन्साल लोशन आहे, KZ प्लस लोशन आहे. हे सगळे शॅम्पूज तुम्ही वापरू शकता. 1 दिवस आड तुम्ही वापरा. तुम्हाला डॅन्ड्रफ आहे ह्याचा अर्थ आहे की तुमची स्किन जी आहे ती ऑइली आहे म्हणून तुम्हाला डॅन्ड्रफ आहे. तर त्यामुळे डॅन्ड्रफ असताना स्किनमध्ये ऑइल कंट्रोल करणं फार महत्वाचं असतं. त्यामुळे फ्रिक्वेंट हेअर वॉशिंग फार गरजेचं असतं. आणि जर का केसांमध्ये पुटकुळ्या वगैरे असतील तर त्या पुटकुळ्या सुद्धा अँटी डॅन्ड्रफ शॅम्पूने तुमच्या ठीक होतील. नितेश काजरोळकर इज आस्किंग, हाय डॉक्टर, दिस इज रेश्मा. मी घेते आहे ट्रीटमेंट, खूप कंट्रोल झालं आहे, पण पुन्हा विजिट करायची आहे. बट आय थिंक देर इज नो मेडिकेशन फॉर एक्झिमा. ओके रेश्मा, देर इज अ मेडिकेशन फॉर एक्झिमा. आपण एक्झिमाला खूप इफेक्टिव्हली ट्रीट करू शकतो. सो एकदा एक्झिमा ऑइंटमेंट्स लावून ठीक झाला तर त्याला मेंटेन कसं करायचं ही पण एक ट्रिक असते. सो आपण जेव्हा नेक्स्ट टाइम फॉलोअपला येणार असाल तेव्हा आपण डेफिनेटली मला सांगा तुम्हाला कुठे एक्झिमाचा त्रास होतोय. आय विल हेल्प यू आउट. विशाली खांडे इज आस्किंग, हॅलो मॅम, एनी ट्रीटमेंट फॉर पिगमेंटेशन ऑन चीक्स. विशाली, पिगमेंटेशन ऑन चीक्स खूप इफेक्टिव्हली ट्रीट होतं. कुठलं पिगमेंटेशन आहे हे बघणं गरजेचं आहे. बरेचदा चीक्सवर पिगमेंटेशन वांगाचे डाग असू शकतात, बरेचदा ते पिंपल्समुळे असू शकतात, बरेचदा आपल्याला सनबर्न झालेला असतो किंवा सन टॅनिंग झालेला असतो त्याच्यामुळे सुद्धा असू शकतात, किंवा उन्हामुळे आपल्याला बरेच लोकांना फ्रेकल्स येतात. तर कुठल्या प्रकारचं पिगमेंटेशन आहे हे बघावं लागेल. पण आपण चीक्सचं पिगमेंटेशन फार छान प्रकारे ट्रीट करू शकतो. थँक्यू रेश्मा, थँक्यू फॉर अप्रिशिएटिंग की तुमचं फंगल इन्फेक्शन ठीक झालं आहे. आपण नेक्स्ट टाइम याल तेव्हा आपण तुमचा एक्झिमा पण ठीक करूया. ओके. सुनीता, नंबर आहे क्लिनिकचा 8691922225. परत एकदा सांगते, 8691922225. हा नंबर तुम्हाला आमच्या फेसबुक पेजवर पण दिसेल. जस्ट इन केस तुमचं मिस झालं असेल तर पेजवर बघून घ्या. ओके. वन ऑफ माय फ्रेंड हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. He is himself a very good physician in Vijayawada. Hello Funny, thank you for watching me live on FB. Yes, I will help and educate people about skin manifestations of COVID. So कोविडमध्ये किंवा करोना जो आता एपिडेमिक सुरू आहे त्याच्यामध्ये बरेचसे स्किन वर पण काही गोष्टी आढळून आलेल्या आहेत की स्किनवर अशा प्रकारचा रॅश येतो. तर सर्वात प्रथम कोविडच्या पेशंटमध्ये जे बघितलेलं गेलं त्याला कोविड टोज असं एक टर्म आहे. सो करोनाच्या पेशंट्सच्या काही लोकांमध्ये असं आढळून आलंय की पायाचे जे आपले बोटं आहेत त्या बोटांवर एक प्रकारची एक लाल छटा येते. तर त्याला कोविड टोज असं म्हणतात. सो ते एक स्किन मॅनिफेस्टेशन आहे कोविडचं. त्यानंतर एक रॅश येते. जसं कुठल्याही व्हायरल इन्फेक्शनमध्ये आपल्या अंगावर रॅश येतो तशा प्रकारची रॅश कोविडमध्ये येऊ शकते. बरेचदा लोकांना पित्त सुद्धा येत आहे कोविडमध्ये. पण याचा अर्थ हा नाही की पित्त आहे म्हणजे कोविड आहे, पण बऱ्याच कोविडच्या पेशंट्सना पित्त हा प्रॉब्लेम पण होता. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ज्या कोविडमध्ये स्किनमध्ये होऊ शकतात. ओके. Amish is asking me, is using derma roller safe? Okay, Amish, it depends for what reason you are using derma roller. I usually give derma roller to my patients and I educate them how to use it, and they use it basically for their hair. I always give it to my hair patients. I will not recommend using derma roller at home on the face because it could lead to problems. Derma roller मैं आम जनता के लिए बता दूं कि डर्मा रोलर एक डिवाइस है जिसमें काफी नीडल्स होते हैं जो उसके ऊपर वो डिवाइस के ऊपर लगे हुए रहते हैं और उन नीडल्स को हम जो है वो फेस के ऊपर घुमाना होता है. उसके कई सारे बेनिफिट्स है, लेकिन
अगर आप हेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर में यूज करना फिर भी सेफ है, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को एजुकेट करती हूँ कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप फेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेस के लिए मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप घर में डर्मा रोलर यूज कीजिए, बिकॉज उसको यूज करने का एक तरीका है, उसको क्लीन करना जरूरी है, आपका फेस क्लीन होना बहुत जरूरी है, आपके हैंड्स क्लीन होना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रिकॉशंस फॉलो नहीं होते हैं तो आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और अगर वो इन्फेक्शन आपको हो गया तो काफी हद तक आपको पिगमेंटेशन हो सकता है फेस के ऊपर। तो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ डर्मा रोलर फेस पे यूज करना घर पे। Okay, hi Shireen. Thank you for watching me live on FB. Shireen मेरी sister है, and Shireen is asking me kindly suggest remedy for postpartum hair fall and dandruff. Shireen, first of all, congratulations on the baby. Okay, so postpartum hair fall जर तुला होत असेल तर आय वुड सजेस्ट एक कॅल्शियम सप्लिमेंट चालू कर, एक मल्टीविटामिन चालू कर, आणि एक विटामिन D3 ची कॅप्सूल घे, आणि प्लीज वॉच युअर डाएट. डाएटमध्ये आय होप युअर टेकिंग इनफ अमाऊंट ऑफ प्रोटीन. खूप इम्पॉर्टंट आहे. पोस्टपार्टम जो हेअरफॉल असतो त्याच्यामध्ये एका महिलेची जे शरीर आहे ते बऱ्यापैकी एक स्ट्रेसच्या अंडर असतं, कारण खूप मोठा बदल झालेला असतो आपल्या शरीरामध्ये प्रेग्नन्सीमध्ये. तर त्या प्रेग्नन्सीमधनं रिकवर होताना आपल्याला नॉर्मली आपण जेवढे प्रोटीन खातो त्याच्यापेक्षा थोडी जास्त अमाऊंट लागते. सो प्रोटीनचा इंटेक प्रकर्षाने व्यवस्थित खा. आणि मला माहित नाही श्रावण वगैरे तू पाळतेस का नाही पाळते, बट इफ आय एम सेइंग की तू श्रावण नसशील पाळत तर डेफिनेटली हॅव सम एग्स ऑल्सो. आणि श्रावण पाळतच असशील आणि व्हेजच हवं असेल तर डेली कडधान्य खायचं आहे डाएटमध्ये. पनीरचा इंटेक 3 to 4 times a day, 3 to 4 times a week you can have. आणि डेफिनेटली स्टार्ट टेकिंग सप्लिमेंट्स लाईक मल्टीविटामिन्स आणि कॅल्शियम, आणि डू दिस फॉर नेक्स्ट 6 months. एक 2 months जातील तुझा हेअरफॉल रिकवर व्हायला, पण परत परत हेअरफॉल नको व्हायला म्हणून ह्या सगळ्या चेंजेस शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 6 months, अँड आय थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, Akshada is asking me suggest treatment on dark circle under eyes. Okay, Akshada, your treatment for dark circles. Dark circles can be because of various reasons. Dark circles can be because of anemia. If your hemoglobin is on the lower side, you can have dark circles. I would suggest that you get your hemoglobin checked as to what is the level. If it is below 11, definitely you need some iron supplements. And in case you have dark circles, you have to see 2 to 3 things. First thing is how are your sleep habits. You have to sleep well. You have to have at least 7 to 8 hours of sleep every day. And I would suggest a cream called Kojic, which you can start using and applying it under your eyes twice a day. It should help you in about a month's time. If it doesn't improve, then definitely see your dermatologist. So if there is some other reason for your dark circles, the doctor can help you out. So do let me know how are your dark circles after a month. Okay, Amish is asking me, hypothyroid patients usually see their eyebrows and scalp hair going thin. Can they gain their density of eyebrows back? Okay, yes Amish, if hypothyroid patients, if their thyroid level is under control, then we can definitely help them in getting their hair back with certain treatments. In case very rarely it so happens that hypothyroid patients, in spite of treatment, their hair doesn't grow back on their eyebrows. In those cases, we can always do a transplant. We can always pick a few hairs from the scalp and we can implant them on the eyebrows so that they get their hair back. Okay. I'll take one more question. Yes, so someone on personal message has asked me that how do I help my underarm darkness. किसी ने मुझे सवाल पूछा है कि बहुत लोगों को जो है वो अंडर आर्म्स में या बगल में डार्क स्किन की शिकायत है, तो उसके लिए क्या किया जाए. वेल, अगर बगल में या गर्दन पे आपको डार्क पैचेस की शिकायत है तो
उसमें कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप जो डिओड्रेंट यूज़ कर रहे हैं कहीं आपको एलर्जी है उसकी। अगर आपको उसकी एलर्जी नहीं है तो आपका वजन कितना है। कई बार जो है अगर हमारा वजन बढ़ने लगता है तो गर्दन और बगल में हमें जो है वो डार्क पैचेस दिखने लगते हैं। हमारे अंडर आर्म्स जो है वो डार्क हो जाते हैं दिन ब दिन। कई बार कई महिलाओं को डार्कनेस होता है जब वो लगातार हमेशा वैक्सिंग करते हैं। तो अगर हम वैक्सिंग करते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत थिन होती है, सो वैक्सिंग करने के बाद वहाँ पे कई बार छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स तैयार हो जाते हैं। इन ब्लीडिंग स्पॉट्स की वजह से क्या होता है कि वहाँ की स्किन जो है वो डार्क होने लगती है। तो इनफैक्ट ऐसा मिथ है कि शेविंग से अंडर आर्म्स डार्क होते हैं, लेकिन शेविंग से अंडर आर्म बिल्कुल डार्क नहीं होते हैं। इनफैक्ट शेविंग इज अ वेरी सेफ वे to remove hair from underarms. I definitely don't recommend waxing in underarms because waxing से कई तकलीफें हो सकती है underarms में, क्योंकि वो स्किन बहुत थिन और सेंसिटिव है। इसके लिए वैक्सीन आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स टू अवॉइड वैक्सिंग इन अंडरआर्म्स। अगर आपको परमानेंटली यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर अंडरआर्म्स हेयर, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर डायोड लेजर ट्रीटमेंट। इट इज वेरी सेफ टू रिमूव हेयर फ्रॉम योर अंडरआर्म्स यूजिंग डायोड लेजर, and in just 6 months you can get rid of them permanently. So अगर आपको डार्क अंडर आर्म्स है तो आप वैक्सिंग ना करें, आप शेविंग कर सकते हैं आपको अगर बाल हटाने हैं वहां के। और अगर आपका वजन यदि ज्यादा है तो आपको वजन घटाना पड़ेगा, क्योंकि वजन घटने से वहां की डार्कनेस काफी हद तक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी आपकी। ओके, so I'll take one more question from the DMs. Okay. Anil has asked me that I am 21 years old and I am suffering from male pattern baldness, and what can I do about it? So since you are 21 years old, you are very young to start getting this male pattern baldness. Anil, one thing I will tell you, that if you have a family history of baldness, then you definitely need to start your treatment very soon, because if you have family history, your hair thinning and your baldness is going to increase, and you will require certain treatments to be done, and you might require help of a treatment called as platelet rich plasma therapy also, because that helps a lot to get the density back. At the age of 21, if you've started thinning, there are other things also that you need to look into. One is your diet, one is your sleep. You need to sleep well. Many of my patients who are so young, who are teens or in their early 20s, I usually see that they don't sleep well. They sleep very late in the night, they sleep by 1 or 2, and then they have to get up early in the morning. So less sleep is one of the very important causes for causing hair thinning in very young adults. So I recommend you कि आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू कराए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ, क्योंकि मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो हेयर थिनिंग या गंजापन आपको इतनी जल्दी अगर आ गया है तो उसको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई बिलीव सारे ही क्वेश्चंस जो है वो मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आई विल बी लाइव फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। हम और एक सवाल ले सकते हैं, सो यू कैन टेल मी इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज। Okay, that's it guys. Thank you so much for watching me live. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लाइव देखने के लिए। I am very happy to be live here today, and आपने सबने मुझे बहुत questions पूछे। I hope I was able to help some of you. Thank you so much for watching me live.
please like our page or iPerfect Dermatology and Aesthetics, and do subscribe to our YouTube channel, because I keep on uploading very good educational videos. I hope you'll find them very useful. Thank you so much.